हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज अपने इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई राज इंस्ट्रक्टर के पेपर में। पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक बात किया था। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से हमारी आपकी शुरुआत होगी और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आज हम लोग डिटेल्ड में बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से बातचीत आगे करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बड़ी सरल बात कर रहा है, बड़ी सरल और एकदम सरलतम बात में आपसे क्या कह रहा है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि सीमेंट विथ लो कंटेंट इज फाउंड इफेक्टिव टू प्रिवेंट कंक्रीट फ्रॉम सल्फेट अटैक। कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा सीमेंट बनाना हो जिस पर सल्फेट के अटैक का प्रभाव बहुत कम पड़े तो उस सीमेंट कंटेंट में कौन सा बोक्स कंपाउंड ऐसा है जो कम रखना चाहिए। तो वैसे जवाब अगर सब लोग को पता है तो एक जनरल जानकारी अगर मैं दूं आपको, एक जनरल जानकारी अगर दूं तो आप जानते हैं कि बोक्स कंपाउंड कौन कौन से C3A, C4AF, C3S, C2S आप जानते हैं। आप इसको कहते हैं ये लेटर एज स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है, आप यही कहते हैं। अच्छा, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कहते हैं कि भाई ये जिम्मेदार है और सीमेंट का पानी में सॉल्युबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार ये कंपाउंड है। C4AF को कहते हैं कि ये फाल्स सेट की प्रॉपर्टी देता है बट आफ्टर C3A। ठीक, अच्छा इधर बात करो साहब, C3A के बारे में कहते हैं कि ये इनिशियल सेटिंग की प्रॉपर्टी देता है, साथ में आप लोग इसी को कहते हैं कि सल्फेट अटैक के लिए भी जिम्मेदार कौन है। सल्फेट अटैक के लिए भी जिम्मेदार कौन है। सल्फेट अटैक के लिए जिम्मेदार आप बता देते हैं C3A। तो इस प्रश्न में अगर आपसे ये पूछा है कि सल्फेट अटैक सह सके ऐसा कोई सीमेंट बताएं कि उसका बोक्स कंपाउंड कौन सा कम करके वो सीमेंट प्राप्त किया जा सकता है, तो जवाब C3A होगा। इसका जवाब सबके पास है, लेकिन मैं ये जवाब नहीं देना चाहता, बिल्कुल नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप पूरा बोक्स कंपाउंड पढ़ें, चारों बोक्स कंपाउंड, और फिर डिसाइड करें कि आखिर हमने C3A ही क्यों चुना। और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो अगर हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक, तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं कहां भाई, एक एक करके बोक्स कंपाउंड की चर्चा करते हैं। और बोक्स कंपाउंड की चर्चा करने के बाद हम इस बात का निर्णय लेंगे कि भाई हमारा जो कंक्रीट है, सीमेंट है, वो सल्फेट अटैक रजिस्ट करने वाला सीमेंट कैसे प्राप्त हो सकता है। चलिए देर न करते हुए हम थोड़ा सा बोक्स कंपाउंड पर बात करते हैं। बोक्स कंपाउंड आप जानते हैं साहब, ऐसी स्थिति है कि जब हम घूड़ी भट्ठी में सीमेंट के कच्चे पदार्थों को मिलाकर जला रहे होते हैं तो घूड़ी भट्ठी के घूड़ी भट्ठी के तीसरे जोन में, जिसे आप क्लिंकर जोन या बर्निंग जोन कहते हैं, वहां पर सारे मटेरियल पिघली हुई अवस्था में आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल स्थिति में। तो केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और कुछ जटिल रासायनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। यही जटिल रासायनिक यौगिक बाद में क्लिंकर का रूप धारण कर लेता है और क्लिंकर के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी क्लिंकर की पिसाई कर देते हैं तो सीमेंट मिल जाता है। लेकिन साहब ये जो जटिल रासायनिक यौगिक आपको घूड़ी भट्टी के तीसरे जोन में बनकर मिला है, ये इतना ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है कि पानी मिलते ही ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और 4 नए प्रकार के कंपाउंड्स में बदल जाता है। इनकी खोज सबसे पहले बोक्स ने की थी, इसलिए इन कंपाउंड्स का नाम बोक्स कंपाउंड रखा गया, यानी बोक्स के नाम पर ही इन कंपाउंड्स का नाम बोक्स कंपाउंड रखा गया। बात समझ गए हमारी। अच्छा, तो अब समस्या ये है कि भाई जैसे ही क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये सीमेंट जैसे ही पानी के संपर्क में आता है, ये जटिल रासायनिक यौगिक तुरंत ही रासायनिक क्रिया पानी के साथ शुरू कर देते हैं, जिस रासायनिक क्रिया को कहते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस, यानी जलायोजन क्रिया। क्या कहते हैं, जलायोजन क्रिया। तो यानी हम पहली चर्चा करेंगे तो हम यहां बोक्स कंपाउंड के निर्माण में क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस, यानी जलायोजन क्रिया। क्या बात करेंगे, जलायोजन क्रिया। जलायोजन क्रिया क्या है, आप कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन प्रोसेस। क्या कह सकते हैं, सीमेंट और या सीमेंट का पानी के साथ होने वाला रासायनिक रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रेशन प्रोसेस के नाम से। सीमेंट और पानी के रासायनिक क्रिया को हाइड्रेशन प्रोसेस यानी जलायोजन क्रिया
हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी जैसे ही सीमेंट और पानी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे साहब, रिएक्ट करेंगे, ये सीमेंट और पानी रिएक्ट करते ही क्या करेंगे साहब, सबसे बड़ी बात है कि रिएक्ट करते ही ये 4 प्रकार के नए कंपाउंड्स में बदल जाते हैं जिन्हें आप बोक्स कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये इस रासायनिक क्रिया की एक खास बात है, इस रासायनिक क्रिया की एक खास बात है, और वो खास बात क्या है उसे मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। हाइड्रेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस कैसा रिएक्शन है, जलायोजन क्रिया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, और उस ऊष्मा को आप नाम देते हैं जलायोजन ऊष्मा, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो मैं इस बात को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देता हूं, अपने शब्दों में इस बात को लिख देता हूं। कैसे लिखते हैं हम लोग, जलायोजन क्रिया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात इस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसे जलायोजन ऊष्मा हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जलायोजन ऊष्मा कहते हैं या हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब ये बात समझ में आ गई। यानी अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हम यहां मिलाए सीमेंट प्लस वाटर, और ये दोनों क्या करेंगे सर, हाइड्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे। कैसा प्रोसेस करेंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे। और हाइड्रेशन प्रोसेस जो है अपना एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, साहब, तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस जो है एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहां क्या बनेंगे, वो 4 नए कंपाउंड बनेंगे जिनको आप बोक्स कंपाउंड कहते हैं, प्लस हीट बाहर निकलेगी। और इसी हीट को आप क्या कहते हैं साहब, इसी हीट को आप नाम देते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसी को क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। अब बड़ी मुद्दे की बात है साहब, ये जो बोक्स कंपाउंड बनते हैं 4, ये चारों एक साथ नहीं बनते। इन चारों के बनने का क्रम है, पहले एक बन जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, और फिर लास्ट में चौथा जो सबसे स्टेबल है जिसे आप C2S कहते हैं उसका निर्माण होता है। यानी अगर हम लोग यहां कहें तो बोक्स कंपाउंड के बनने का क्रम, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोक्स कंपाउंड्स, ठीक, यानी बोक्स कंपाउंड के बनने का क्रम। तो बनने का क्रम क्या है साहब, जैसे ही पानी मिलाते हैं सबसे पहले जो बनता है ना उसका नाम है C3A। क्या नाम है, C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। पानी मिलाने के 24 घंटे के भीतर यह अपना अधिकतम हिस्सा बना लेता है। सबसे पहले इसी कंपाउंड का सेटअप शुरू होता है, ठीक, सबसे पहले इसी का रिएक्शन शुरू होता है। C3A का केमिकल फार्मूला TriCaO Al2O3, ठीक, ये रहा इनका केमिकल फार्मूला। नाम क्या है, अगर नाम की बात करो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। मैं नाम भी लिखता चलता हूं यहां, क्या नाम है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नाम है। क्या नाम है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नाम है इनका। अच्छा, अभी इनके और भी नाम है, टॉर्नेबॉम और ली चैटलियर ने इनके अलग नामकरण किए हैं, उन नामकरण पर भी हम चलेंगे, तो वो नाम है तो उस नाम पर भी बात करेंगे। तो ये रहा साहब C3A। दूसरा कंपाउंड जो बनता है, सेकंड कंपाउंड, दैट द सेकंड कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो बनेगा C4AF। क्या बनता है, C4AF, यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट।
हाँ 4 टाइम्स ऑफ CaO Al2O3 Fe2O3, ये कंपाउंड बनता है। इसे बोलते हैं हम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट। क्या बोलते हैं? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। क्या बोलते हैं? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। और जो तीसरा कंपाउंड बनता है दैट द C3S, यही बनने का क्रम है साहब इनका। हाँ C3S, थ्राइस CaO SiO2, SiO2 नाम क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट कंपाउंड जो बनता है द फोर्थ लास्ट कंपाउंड, ये बनता है C2S यानी ट्वाइस CaO SiO2। नाम क्या है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, क्या नाम है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसी क्रम में ये चारों कंपाउंड बनते हैं, इसी क्रम में ये चारों कंपाउंड बनते हैं। अब साहब ये चारों कंपाउंड बनते भले इस क्रम में है, लेकिन इनका अपना जलायोजन क्रिया पूरा करने का अलग अलग प्रक्रिया है, मतलब अलग अलग रेट है। सबसे पहले जलायोजन क्रिया जो पूरी कर लेता है वो कौन है? शुरू भले करता है कौन? C3A, सबसे पहले बनना यही शुरू करता है, लेकिन सबसे पहले जलायोजन क्रिया अपनी पूरी कर लेता है C4AF। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ या रेट ऑफ हाइड्रेशन, क्या पूछा जाता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो हम रेट ऑफ हाइड्रेशन पर चलें साहब, तो ये तो ऑर्डर है, बनने का क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन में आप बताइएगा सबसे पहले बनता है C4AF। कौन बनता है? C4AF। फिर कौन बनता है? C3A। फिर कौन बनता है? C3S। फिर कौन बनता है? C2S। ये इनका जो है, ये जो है इनका क्या है सर? ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन या रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आजकल ये ट्रेंड में है, इसे बड़े अच्छे से याद रखिएगा। ये इनका बनने का क्रम है। अब साहब ये तो बात हम समझ लिए, अब मुद्दा आता है कि कौन सा कंपाउंड करता क्या है। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नई तरीके, कुछ नई बातें, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ी हमारी बात सुननी पड़ेगी, थोड़ी बात सुननी पड़ेगी। चलिए, तो अब आते हैं पहले कंपाउंड पर जिसका नाम है C3A। क्या नाम है? C3A। देख भाई, इनका नाम देखते चलो, इनका काम देखते चलो, लेकिन मैं वापस आके फिर से इन पर डिस्कशन करूंगा, वापस आके फिर से इन पर डिस्कशन चलेगा, क्योंकि इनके और एक नाम बाजार में चलते हैं जिन नामों से आप जानते हैं, और वो नामकरण दिया था टॉर्नेबॉम और ली चैटलियर ने। हम उस नाम पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये है पहला कंपाउंड अपना C3A। क्या केमिकल फॉर्मूला है? थ्राइस CaO Al2O3। ठीक, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। याद रखिएगा कि ये क्विक रिवीजन क्लास की तरीके से है, जिसमें मैं पूरे क्वेश्चन को लेकर डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा कि यही जवाब हमने क्यों चुना और इस पे अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नाम दे दिया। अब साहब बात कर लेते हैं कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हमारा है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या हिसाब किताब है। ठीक, एक बात समझिए, सबसे पहली बात कि इसका मोस्ट पार्ट जो है, लगभग 90% पार्ट इसका कितनी देर में बन जाता है? पानी मिलाने के 24 घंटे के भीतर ही बन जाता है। यानी मैं ऐसे लिखूंगा, फॉर्म्ड विदिन 24 आवर आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। इतनी अंग्रेजी से कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, अगले लेक्चर में मैं सही कर दूंगा। एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिलाने की कितनी देर के भीतर? लगभग 24 घंटे के भीतर इसका अधिकतर हिस्सा बन जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा बन जाता है, इसका अधिकतर हिस्सा इतनी देर में बन जाता है। अब ये बनता कितना है? सीमेंट के कुल क्वांटिटी का कितना परसेंट क्वांटिटी इसकी होती है? तो 8 से 12% होती है। परसेंटेज क्वांटिटी कितना परसेंट? 8 से 12% ये सीमेंट में भाग ग्रहण करता है। सीमेंट का 8 से 12% भाग अकेला यही ग्रहण करता है, जो कितनी देर में बन जाता है? लगभग 24 घंटे के भीतर बन जाता है। अब साहब दो बातें आपने बता दी। अब तीसरी बात हम करते हैं कि हम इसी के रेट ऑफ रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए, इसी के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो रासायनिक क्रियाएं तेजी से होने लगती है और सीमेंट में जमाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसका मतलब सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ना, तो जिप्सम इसी को काउंटर एक्ट करने के लिए मिलाया जाता है। यानी मैं यहां अगर कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि सीमेंट में जिप्सम, जिप्सम है क्या? मंदक है, मंदक है, रिटार्डर है। इसी की
रासायनिक क्रिया को काउंटरएक्ट करने के लिए मिलाते हैं। ठीक, इसी की रासायनिक क्रिया को काउंटरएक्ट करने के लिए मिलाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं साहब, ये करता क्या है सीमेंट में, काम क्या है इसका। इसका जो काम है साहब, ये इसका जो प्रमुख काम है वो सीमेंट के जमाव के लिए जिम्मेदार है। ये कंपाउंड किसके लिए जिम्मेदार है, सीमेंट के जमाव के लिए जिम्मेदार है। यानी अगर मैं कहूं तो यहां कह सकता हूं कि यह कंपाउंड सीमेंट के इनिशियल सेटिंग कॉमा फ्लैश सेटिंग, इसी को कुछ लोग फॉल्स सेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स सेटिंग कहते हैं। इस फ्लैश सेटिंग का मतलब बात ध्यान से समझ लीजिए, यहां बात ध्यान से समझ लीजिए। क्या है ये फ्लैश सेटिंग, अगर इसको समझना चाहते हैं कि व्हाट इज फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग का मतलब सीमेंट में पानी मिलाने के कुछ ही देर के भीतर, कुछ देर का मतलब क्या है, गेजिंग टाइम के भीतर सीमेंट का जमाव आरंभ हो जाना क्या कहलाता है, फॉल सेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉल सेटिंग। अच्छा, गर्मी बहुत है और लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के ही हम आप लोग की क्लास ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास कंटिन्यू करते रहे, मजा लेते रहे क्लास का, बस ठीक है, चले। अच्छा, तो क्या कहा, फॉल सेटिंग। फॉल सेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉल सेटिंग का मतलब गेजिंग टाइम के भीतर, गेजिंग टाइम के भीतर सीमेंट का जमाव क्या कहलाता है, फॉल सेटिंग कहलाता है। लेकिन आप कहेंगे सर अब गेजिंग टाइम बताओ क्या होता है। मैंने कहा कभी आप लोग ने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया है, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया है तो साहब आपको एक बढ़िया चीज वहां दिखी होगी कि आप क्या करते हैं, पहले सीमेंट का सैंपल लेते हैं आईएस 3535 के अकॉर्डिंग, फिर उस सैंपल को लेके क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी में 0.853, हाँ, जहां पी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, तो आप उतना पानी मिलाते हैं मेजर करके। इसके बाद पेस्ट तैयार करते हैं, फिर उस पेस्ट को विकाट ऑपरेटर्स के सांचे में भरते हैं और सांचे में भर के सतह को समतल करके विकाट उपकरण के निडल के नीचे इसे प्लेस करते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को करने में कुछ समय लगता है, उसी समय को गेजिंग टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, गेजिंग टाइम, जिसका मान जो कि कोड के द्वारा रिकमेंडेड है वो आप लोग पढ़ते हैं 3 मिनट 45 सेकंड से 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक, इसी को गेजिंग टाइम कहा जाता है। यानी जब कभी सीमेंट इस गेजिंग टाइम के भीतर ही जमाव दिखा दे तो साफ समझ लेना कि फ्लैश सेटिंग हो गया सीमेंट का। क्या हो गया, फ्लैश सेटिंग हो गया। फिलहाल सेटिंग की प्रक्रिया को बाद में हम लोग कभी एक्सप्लेन करेंगे। इसे जनरली कुछ लोग 3 से 5 मिनट ले लेते हैं, लेकिन कितना होता है एग्जैक्ट 3 मिनट 45 सेकंड से 4 मिनट 15 सेकंड। इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, बात ध्यान से समझिए, क्या तरीका है, 3 सही 3 बटा 4, 3 सही 3 बटा 4 मिनट से 4 सही 1 बटा 4 मिनट, ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं इसको, ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं। ठीक, तो ये गेजिंग टाइम का हिसाब किताब है। यानी ये जो C3A नाम का कंपाउंड है, ये C3A नाम का कंपाउंड सीमेंट में जमाव की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है, जमाव की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। और साहब बस ये बात जानते रहिएगा कि ये जमाव की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। और मैंने आपसे जमाव की प्रक्रिया में बोला है, मैंने कहा कि जब कभी ऐसी स्थिति हो कि सीमेंट का जमाव गेजिंग टाइम के भीतर हो जाए तो उसे हम फ्लैश सेटिंग कहते हैं। और फ्लैश सेटिंग के लिए भी जिम्मेदार अगर कोई है तो कौन है साहब, C3A। कौन है, C3A नाम का कंपाउंड है। ठीक, अच्छा, इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब कुछ बात और बताते हैं आपको, दूसरी बात बताते हैं के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये समझ गए। दूसरी बात करते हैं, सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म समझो बात हमारी, सीमेंट का अगर ये कंपाउंड ज्यादा होता है ना सीमेंट में, तो ये क्या करता है, खारे पानी में उपस्थित सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम सल्फोएल्यूमिनेट या सोडियम सल्फोएल्यूमिनेट। सल्फोएल्यूमिनेट नाम का कंपाउंड बनाता है, जिस सल्फोएल्यूमिनेट नाम के कंपाउंड का जो आयतन होता है ना, उस सीमेंट के आयतन से 227% ज्यादा होता है। तो सीमेंट हमारा क्या कर जाता है, सल्फेट के प्रभाव को सह नहीं पाता और फूल जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह कंपाउंड सल्फेट अटैक के लिए भी जिम्मेदार है। किसके लिए, सल्फेट अटैक के लिए भी जिम्मेदार है ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की इतनी सारी बातचीत तो हमारे आपके सामने आ गई।
अब आते हैं इस कंपाउंड के हीट ऑफ हाइड्रेशन पर। इस कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रेशन सर्वाधिक होता है। कितना होता है अगर ये समझना है हम लोग को, तो हम एक तरफ एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं एज, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या लिख लेते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक तरफ एज, दूसरी तरफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। देख भाई, हम यहां लिखेंगे 3 दिन, 3 डेज, 3 दिन पर हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो 310 कैलोरी पर ग्राम, 310 कैलोरी पर ग्राम। हाँ, 90 डेज, सॉरी 210, हाँ 210 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, अगर 90 डेज पर बात करते हैं, 90 दिन पर, तो 90 दिन पर इसके द्वारा जो हीट लिबरेट होगी वो होगी 310 कैलोरी पर ग्राम। और अगर टोटल बात करो लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम, तो 865, असल में 865 के बजाय आप 865 जूल पर ग्राम बोलिएगा, 865 जूल पर ग्राम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, यानी C3A नाम का जो ये हमारा कंपाउंड दिख रहा है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीमेंट में बनने वाला ये पहला कंपाउंड, पहला बॉक्स कंपाउंड, जिसे हम क्या कह रहे हैं? C3A कह रहे हैं। ये C3A का क्या हिसाब किताब है साहब? ये कितनी देर में बन जाता है? सीमेंट में पानी मिलाने के 24 घंटे के भीतर बन जाता है। कितनी देर में? 24 घंटे के भीतर। कितना बनता है सीमेंट के? हाँ, भार के हिसाब से बात करो 8 से 12%, यानी क्वांटिटी 8 से 12%। दूसरी बात करो जिप्सम, इसी को क्या करता है? इसी के रासायनिक क्रिया को रोकने का प्रयास करता है ताकि सेटिंग टाइम को बढ़ा सके, मंदक का कार्य करता है। मंदक कैसे करता है? जिप्सम इसी के रासायनिक क्रिया को काउंटरएक्ट करके काम करता है। नेक्स्ट बात कर लो कि साहब ये कंपाउंड जो है ना, सीमेंट में इनिशियल सेटिंग के लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार है, और ये कंपाउंड सल्फेट अटैक के लिए भी जिम्मेदार है। और यही सल्फेट अटैक वाली बात तो आपसे पूछी गई थी, यही बात तो आपसे पूछी गई थी, यही बात तो आपसे पूछी गई थी। तो आपको बताना चाहिए कि साहब ये कंपाउंड क्या करता है? खारे पानी में उपस्थित या पानी में उपस्थित सल्फेट के साथ रासायनिक क्रिया करके सल्फोएल्यूमिनेट नाम का कंपाउंड बनाता है, जिसका आयतन सीमेंट के आयतन से 227% अधिक होता है, और परिणाम ये होता है कि सीमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सीमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये इतनी बात तो आपने बता दी। अब एक सबसे जरूरी बात जो आपको बतानी थी, वो ये बतानी थी कि साहब इस कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रेशन सर्वाधिक होता है, तो वो भी बोल दीजिए। C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन सर्वाधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड पर बात करेंगे। अब हम दूसरा कंपाउंड C4AF, दूसरा कंपाउंड C4AF। भाई साहब ये क्लास के उस बच्चे की तरह है ना कि जो क्लास चलने भी नहीं देगा, और अगर आप क्या करेंगे, इसको नहीं रखेंगे तो क्लास नहीं चलने देगा। और दूसरी समस्या क्या, अगर इसे रखेंगे तो क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ अवगुण पैदा किए रहेगा। तो मास्टर क्या करते हैं? ऐसे लड़कों को क्लास में रखते हैं, वो कहते हैं भाई साहब तुम अवगुण पैदा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अवगुण पैदा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मास्टर संभाल लेता है। लेकिन इनको रखता है क्लास में, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से क्लास चलनी है, नहीं रहेंगे तो क्लास चलने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रासायनिक क्रियाएं करके, और क्लास को हमेशा डिस्टर्ब किए रहेंगे। तो ऐसी वाली स्थिति होगी। चलो फिलहाल बताता हूं क्या है C4AF। C4AF यानी 4 टाइम्स ऑफ CaF, Al2O3, Fe2O3। ठीक, ये कंपाउंड है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट बोलते हैं, आप इसे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट बोलते हैं। साहब देखो इसकी स्थिति ये है कि ये सीमेंट में क्या करता है जानते हो? मैं कहूं तो ऐसे समझो, इसके नाम से समझो। हाँ, इसका नाम है, असल में एक और नाम है इसका फेलाइट। फेलाइट का मतलब फालतू कंपाउंड, और फेलाइट का मतलब जो फाल्स प्रॉपर्टीज डेवलप करवाए। फेलाइट का मतलब फालतू, फाल्स प्रॉपर्टीज डेवलप कराए, ऐसा ही कुछ। लेकिन ना होगा तो सीमेंट की रासायनिक क्रिया नहीं होगी, और C3S और C2S जिस स्ट्रेंथ ले आते हैं वो नहीं बनेंगे। इसका मतलब इसका होना भी जरूरी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। वो सीमित मात्रा क्या है, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये कंपाउंड भी क्या करता है? फॉर्म्ड विद इन, कितनी देर के भीतर बन जाता है? 24 आवर आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, 24 आवर्स। ठीक, कितना परसेंटेज क्वांटिटी बनती है इसकी? परसेंटेज क्वांटिटी की बात कर लो, 6 से 10%। कितना बनता है? 6 से 10%। ठीक है, सबसे पहले अपनी रासायनिक क्रिया यही पूरी करता है। तो साहब ये सीमेंट में करता क्या है, इसका काम क्या है? भाई सीमेंट में कुछ तो होगा काम। मैंने कहा ये सीमेंट में जो ये फाल्स सेटिंग की प्रॉपर्टी है ना, इसको और बढ़ावा देता है। हाँ, क्या करता है? और बढ़ावा देता है, लेकिन C3A के बाद। तो मैं यहां कहने वाला हूं कि भैया यह सीमेंट में फाल्स सेटिंग के लिए जिम्मेदार है। C3A के बाद
विकल्प के लिए है। विकल्पों में भी हमेशा याद रखना कि C3A अगर कह दे कि फॉल्स सेटिंग किसकी वजह से आती है, तो ऑप्शन में अगर C3A है तो बिना सोचे समझे C3A लगाएंगे, और अगर C3A नहीं है तब C4AF लगाएंगे, और अगर दोनों है और दोनों चुनने का अधिकार है तो दोनों लगेगा। याद रखिएगा ये बात, ठीक। अच्छा, इतनी बात तो आपने बता दी साहब। अब आइए कि साहब ये C3A की C4AF की कहानी आपने इतनी हमें बता दी, अब थोड़ा इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह पर भी चर्चा कर लीजिए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्या हिसाब किताब है इसका। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन पर बात करनी हो साहब, तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं एज, एक तरफ लिख दे रहा हूं एज, और दूसरी तरफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, दूसरी तरफ लिख देता हूं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। एक तरफ एज, दूसरी तरफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलो हीट पर बात कर लेते हैं। 3 दिन, 3 डेज, 3 दिन पर कितना होता है? अगर 3 दिन पर बात करनी हो आपको तो 70 कितनी होती है? 70 कैलोरी पर ग्राम, 70 कैलोरी पर ग्राम। 90 डेज पर बात करो, 90 डेज पर 100 कैलोरी पर ग्राम, और टोटल लाइफ टाइम बात करो, बस इसके इस नाम से याद रखना 420 है जी। कितना होता है? 420 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। आप कहेंगे सर जूल पर ग्राम में क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि जूल पर ग्राम में ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है, इसीलिए बताया। तो इनका ये हिसाब किताब है, ये कंपाउंड हमारा ऐसा होता है, इसकी ये स्थिति है, ठीक। काम क्या है साहब? ये सीमेंट में अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी लाइक फॉल्स सेटिंग। आप अभी इस बात को समझेंगे नहीं कि कैसे ये फॉल्स प्रॉपर्टी हुई, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन आउट करूंगा आपको, ठीक। तो ये कंपाउंड अपना है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, C3A, द थर्ड कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज C3S, सॉरी C3A नहीं बल्कि C3S। तो थ्राइस CaOSiO2, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या नाम है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नाम है। अब साहब इनकी चर्चा करो थोड़ी, इनकी चर्चा थोड़ी थोड़ी करते हैं। सबसे पहले कितने दिन के भीतर बन जाते हैं? तो ऐसे समझो, फॉर्म्ड विद इन, तो बताइए 7 डेज, 7 दिनों में, सीमेंट में पानी मिलाने के 7 दिनों के भीतर यह अपना अधिकतम हिस्सा बना लेता है। कितने दिन के भीतर? 7 दिनों के भीतर यह अपना अधिकतम हिस्सा बना लेता है। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे साहब की, बता दिया कि 7 दिनों के भीतर बना लेगा। परसेंटेज पर आइए, व्हाट्स द परसेंटेज क्वांटिटी? परसेंटेज क्वांटिटी पर आइए। परसेंटेज क्वांटिटी की अगर बात करनी हो तो ये 30 से 50%, कितना बताइए? 30 से 50% होता है, 30 to 50% होता है, 30 to 50%। अब आइए साहब काम पर, अब आइए इन पर, इनके काम पर आइए। तो सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कंपाउंड अगर कोई बॉक्स कंपाउंड है तो वो कौन सा है? C3S नाम का कंपाउंड है। सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स कंपाउंड दैट इज C3S, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साहब ये सीमेंट में इनिशियल स्ट्रेंथ देता है। सीमेंट में क्या देता है? इनिशियल स्ट्रेंथ देता है। तो हम अगर यहां बात करें तो क्या करता है यह? सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ या इनिशियल स्ट्रेंथ, कुछ लोग इसी को कहते हैं इनिशियल स्ट्रेंथ, आरंभिक या प्रारंभिक सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों को अर्ली स्ट्रेंथ का मतलब नहीं पता। सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर 28 दिन तक जितनी सामर्थ्य आती है, जितनी भी स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। यानी पानी मिलाने से लेकर 28 दिन तक की जो भी स्ट्रेंथ आती है, उस स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? अर्ली स्ट्रेंथ। तो मैं यहां बोल दे रहा हूं कि स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज, स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज, 28 दिन तक जितनी सामर्थ्य आती है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो दैट्स द C3S। ये कंपाउंड जिम्मेदार है। ये कंपाउंड एक और काम के लिए जिम्मेदार है, और वो काम ये है कि भाई ये पानी में सॉल्युबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है। तो हम यहां एक बात और मेंशन कर रहे हैं, और इस बात को कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं आपके लिए कि यह कंपाउंड सीमेंट का पानी में विलेयता या सीमेंट की पानी में विलेयता, सीमेंट की पानी में विलेयता के लिए भी जिम्मेदार है।
तो ये इसके दो काम हैं। अब ये कैसे होता है कभी डिटेल्ड क्लास होगी तो वी विल टॉक ऑन दैट, बट अभी के तौर पर आप इस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में ये देख लीजिए कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आपसे, और यहां जितने प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। अब आप कहेंगे सर इनके हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह की बात आप नहीं करेंगे, तो चलो भैया इनके हीट ऑफ हाइड्रेशन की भी बात कर लेते हैं। इनके हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करो, हम यहां मेंशन करते हैं नेक्स्ट पेज में। सॉरी अब तो पेज ही खत्म हो गए, तो ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड नहीं हो सकता, पेज तो ऐड नहीं हो सकता दोस्त। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। पेज ऐड नहीं हो सकता तो हम एक काम करते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें इसके आगे मिटा मिटा के लिख लेते हैं। ठीक, चलिए तो अब आ गई बात यहां तक। चलिए तो ये कंपाउंड क्या करता है, इस चीज के लिए जिम्मेदार है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, सॉरी ठीक है, इसी पे मेंशन करते हैं। ठीक, अच्छा अब इनकी एज की बात करते हैं एक तरफ, और दूसरी बात करते हैं इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन की। हीट ऑफ हाइड्रेशन की, एक तरफ एज की बात कर लेते हैं, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की कि साहब इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। एज की बात आपने अगर करी है तो एक तरफ एज ले लीजिए 3 दिन, 3 डेज। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन पर इनका स्ट्रेंथ होता है, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है 60 कैलोरी पर ग्राम। दूसरा ले लीजिए 90 डेज, कितना ले लीजिए 90 डेज। 90 दिन पर बात करिए तो 105 होता है, 105 कैलोरी पर ग्राम। और टोटल बात करिए, टोटल लाइफ टाइम बात करिए टोटल, तो ये होता है 500 कैलोरी पर ग्राम। कितना होता है? 500 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साहब अगले कंपाउंड की, जिस कंपाउंड का नाम है C2S। क्या नाम है? C2S। C2S की बात कर लेते हैं और C2S को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन आउट कर लेंगे। ठीक, किस पर चर्चा करते हैं? C2S की। द फोर्थ कंपाउंड दैट इज C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट, यानी 2 टाइम्स ऑफ CaO SiO2। ठीक, दिस इज द नेक्स्ट कंपाउंड, और इस कंपाउंड की चर्चा करते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये नाम देते हैं साहब। अब इस कंपाउंड की बात करो, ये कंपाउंड जो है पानी मिलाने के लगभग 1 साल के भीतर भीतर अपना अधिकतम हिस्सा फॉर्म्ड विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर भीतर लगभग अपना अधिकतम हिस्सा बना लेता है। कितने साल? 1 साल के भीतर लगभग अपना अधिकतम हिस्सा बना लेता है। ये तो बात रही साहब इनकी। अब दूसरी बात करो कि साहब इनकी परसेंटेज क्वांटिटी क्या होती है। परसेंटेज क्वांटिटी पर अगर इनके चलिए तो साहब इनका परसेंटेज क्वांटिटी जो हमें आपको देखने को मिलता है सीमेंट में, वो 25 से 40% देखने को मिलता है। ओपीसी में 25 से 40% तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जा सकती है कि साहब ये तो सब तो ठीक है, इनका काम क्या है, ये क्या क्या करता है कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट में क्या, या सीमेंट में या कंक्रीट में क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। सीमेंट में या कंक्रीट में क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है? तो प्रॉपर्टी की अगर बात करनी हो तो साहब इसका जो काम है, इसका जो काम है, ये सीमेंट में, मैं यहां अलग कलर से लिख रहा हूं, यह सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फाइनल स्ट्रेंथ या इसी का एक और नाम है, या लेटर एज स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे लेटर एज स्ट्रेंथ मतलब, मैंने कहा सीमेंट में जो 1 साल के बाद, असल में 28 दिन के बाद जितनी भी स्ट्रेंथ आती है
सीमेंट की संरचना के पूरे जीवन काल में वो किस नाम से जानी जाएगी? लेटर रेजिस्टेंस के नाम से जानी जाएगी। तो आप बता दीजिएगा साहब लेटर रेजिस्टेंस का मतलब यहां ये है। ठीक, लेटर रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। अब नेक्स्ट बात एक कर लेते हैं, साहब एक बात और हम लोग नेक्स्ट कर ही लेते हैं। वो बात क्या है? बात ध्यान से देखिएगा। ठीक, वो बात क्या है? बात है कि साहब इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन बताइए। तो एक तरफ इनका क्या ले लीजिए? एज ले लीजिए। अच्छा, लेकिन इसके पहले एक और बात बताना जरूरी है। ये कंक्रीट में या सीमेंट में एक और प्रॉपर्टी, सेल्फ केमिकल अटैक या सीमेंट में केमिकल अटैक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टिंग कैपेसिटी, क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया केमिकल रेजिस्टेंस के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है, हाँ, तो केमिकल रेजिस्टेंस अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं ना, अर्थात केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस इस काम के लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो कौन सा है? C2S नाम का ये कंपाउंड है, ये सबसे स्टेबल कंपाउंड है सीमेंट का, ये इसके लिए जिम्मेदार है। अब आइए साहब बात पर आइए और अगली बात अपनी ध्यान से सुनते और समझते चलिए। अगली बात पर आइए, इनका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, एक तरफ लिख लेते हैं एज और दूसरी तरफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, दूसरी तरफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो एज के हिसाब से बात करो तो 3 दिन पर इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो होती है 10 कैलोरी पर ग्राम, और 90 दिन पर जो होती है 90 डेज पर वो होती है 40 कैलोरी पर ग्राम। और अगर टोटल लाइफ टाइम की बात करो ना, तो टोटल लाइफ टाइम में होता है 260 जूल पर ग्राम। तो टोटल कितना होगा? टोटल 260 जूल पर ग्राम। तो ये तो साहब इनकी स्ट्रेंथ का या इनके बाकी गुणों का बातचीत है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग अपना नजरिया बदलते हैं और नजरिया बदल के थोड़ा सा ली चैटलियर और टॉर्नेबॉम के हिसाब से सोचते हैं। ली चैटलियर और टॉर्नेबॉम के हिसाब से वो कहते हैं भैया ऐसा है, अपन सिविल इंजीनियर हैं और हमारा काम एकदम क्लियर है। क्या हमको भैया एक ईंट को दूसरी ईंट से सीमेंट का मसाला बना के जोड़ना है, तो साहब ऐसा होना चाहिए कि जुड़ जाए, यानी स्ट्रेंथ आए। यानी उनको मतलब नहीं कि सीमेंट में सेटिंग हो रही है नहीं हो रही, कोई लेना देना नहीं, उनको बस स्ट्रेंथ से मतलब है। और स्ट्रेंथ के लिए 2 ही कंपाउंड जिम्मेदार है। पहले स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है C3S और दूसरे जिम्मेदार है कौन? C4AF, सॉरी C2S। स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार यही है। तो कहते हैं भैया ये दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कोई कंपाउंड बने ना बने उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपसे एक बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको आपके गांव में कोई नल वल चाहिए और आप अपने विधायक जी को बुलाए हैं, लेकिन विधायक जी आपके डायरेक्ट टच में है नहीं। तो विधायक जी का कोई चेला होगा, आप उससे मिलेंगे, कहेंगे भाई साहब आप हमारा विधायक जी से सोर्स लगवा दीजिए, हमारे यहाँ एक ठो नल पहुंचवा दीजिए। आपको ओवरऑल मतलब ना विधायक जी से है ना उस आदमी से है, मतलब नल से है। आप क्या करेंगे? उस आदमी को पकड़ेंगे और वो आदमी कहेगा भाई विधायक जी को जाएगा समझाएगा कि भैया उस गांव में बड़ा वोट है, चलिए नल दे दीजिए, बड़ा काम हो जाएगा अपना। फिर विधायक जी तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं भैया ठीक है, या तुम उनके पास जाते हो और तुम्हें नल मिल जाता है, तुम्हारा काम हो गया। ओवरऑल मतलब किससे था? नल से। अगर विधायक जी बिना उस चेले के मिल जाते तो काम चल जाता? हम बोले हाँ चल जाता, हमको उस चेले से क्या काम है? वो चेला तो सिर्फ एक माध्यम था, यानी C3A C4AF इनसे ये इनिशियल सेटिंग कराते हैं, सेटिंग कराएं ना कराएं मेरा कोई लेना देना नहीं है। वी वांट ओनली स्ट्रेंथ और हार्डन्ड सीमेंट मटेरियल। तो हमें वो मिल जाए अगर, तो हम क्या करेंगे? सीमेंट सेट हो ना हो, हु केयर्स। वही हालत यहां कि भैया हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड हमारे लिए क्या है? तो पता चला कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड कौन से हैं भाई? C3S और C2S है। इसीलिए टॉर्नेबॉम और ली चैटलियर ने उपयोगिता को और सामर्थ्य में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इन कंपाउंड का एक नया नामकरण किया, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। आपने नाम सुना होगा, मे बी आपने ये नाम सुने हो कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट क्या है, आपने शायद ये नाम सुने हो। हम लोग को इस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट क्या है, थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई देखो, हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इसके पहले कुछ और बेसिक बातें जान लीजिए। वो बेसिक बातें क्या है? पहली बात कुछ और है कि बनने का क्रम जान गए आप, ठीक, बनने का क्रम जान गए। अच्छा, दूसरी बात, अब इनके स्ट्रेंथ का क्रम जानिए कि भैया बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसमें कितनी है। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी का सीक्वेंस क्या है?
बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी में भी आपको ये पीडीएफ सही से ना मिले तो आप लेक्चर देख के खुद ये पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक। अच्छा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बात करें हम तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन दे रहा है साहब, तो C3S दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, C2S दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, C3A दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, C4AF। ये तो सबसे फालतू कंपाउंड था, सबसे बाद में लिखा जाएगा, ये इनका एक क्रम होता है। अच्छा, एक और क्रम आपसे पूछा जाता है वाटर रिक्वायरमेंट, किसको कितना पानी चाहिए होता है, वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट पर बात करो, सबसे ज्यादा पानी जिसे चाहिए वो है C3S। कौन है, C3S। फिर किसे चाहिए, C2S। फिर किसे चाहिए भाई, सबसे ज्यादा पानी की बात करो, भार के अनुसार 23% तक पानी चाहिए होता है C3S को, भार के अनुसार 23% तक पानी चाहिए। फिर है C3A और फिर नियरली इसी के बराबर किसको चाहिए होता है, C4AF को चाहिए होता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट इनकी ये है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूशन इस प्रकार होता है। आप इतने क्रम समझ गए कि बनने का क्रम, हाइड्रेशन का क्रम, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देने का क्रम और वाटर रिक्वायरमेंट का क्रम, बात समझ गए। तो ये इतने क्रम आपको याद रखने होंगे। अब आइए थोड़ा सा एक और चर्चा कर लेते हैं, एक और चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मे भी अगर आपको ना मिले तो पीडीएफ आप खुद से बना लीजिएगा ये, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि साहब इतनी चर्चा हमारी हो गई, अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम बताइए। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम बताते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम क्या है भाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन में योगदान देने का क्रम। तो इधर देखो एज के हिसाब से बात होगी, 3 दिन, 3 डेज पर चेक करिए, 3 डेज पर सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन 210 किसकी थी, याद करिए 210। तो पता चला भैया 210 थी हमारी आपके C3A की, किसकी थी, C3A की। फिर कितनी थी, 210। फिर किसकी है, C4AF की। C4AF का कितना था भाई, 70 था, कितना था, 70 था। आपको याद है ना, 3 दिन पर कितना था, 70। तो ये ले लीजिए, सॉरी हाँ, 3 दिन पर एक निकल गया। तो दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन है, C4AF, क्रम बता चुका हूं मैं। फिर अगला कौन है, C3S और सबसे कम किसका है, C2S का। तो भैया इन दोनों का क्रम ऐसा चलता है, आप बता सकते हैं 3 दिन की हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम इनका ये बनता है। ये क्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूं। दूसरी बात करिए, ये तो पहला है। दूसरी बात करिए 90 डेज, 90 दिन की। 90 दिन में देखिए 310 किसका था, C3A का, ठीक। फिर किसका था, 100 था C4AF का और 105 था C3S का। तो C3S, फिर C4AF और फिर लास्ट में कौन है, C2S। ये क्रम बनता है 90 दिन पर। टोटल लाइफ टाइम के लिए याद करो, टोटल लाइफ टाइम। तीसरा क्रम टोटल क्रम, टोटल, तो टोटल पता चलता है कि टोटल 865 था C3A का, फिर 500 था C3S का, फिर 420 था C4AF का, C4AF का, फिर 40 था किसका, C2S का। तो ये क्रम लो भैया, इनका टोटल लाइफ टाइम हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम बन गया। और आपसे एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है, एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है कि बताइए हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम क्या रहा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम क्या था। अच्छा, एक क्रम और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्रम और एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे लगता है कि मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें पेज ऐड करने का ऑप्शन है नहीं। तो दिक्कत क्या है कि पेज ऐड नहीं कर सकते तो लिखना पड़ेगा। इधर एक और बात करते हैं साहब, एक और बात क्या करेंगे हम लोग कि पूरी एनालिसिस कर लीजिए, परसेंटेज क्वांटिटी की बात करिए। तो परसेंटेज क्वांटिटी इधर प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा का क्रम, ठीक। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्वांटिटी C3S 30 से 50, फिर C2S, फिर 8 से 12 C3A और सबसे कम C4AF। तो ये इनकी प्रतिशत मात्रा का क्रम हो गया। अब इतनी बात आपने हमसे कर ली है, इतनी बात आपने हमसे कर ली कि साहब ये क्रम चलता है, ये इनके परसेंटेज क्वांटिटी है, इस तरीके से ये चलेगा। अब आइए नेक्स्ट चर्चा में आते हैं। नेक्स्ट चर्चा का जो अपने विषय है, नेक्स्ट चर्चा की जो बातचीत है, वो बातचीत बड़ी सरल है साहब, बहुत सरल बातचीत है।
आप कहेंगे क्या बातचीत है, हमें बताइए। हमने कहा भाई देखो ये सब तो ठीक है, एक बड़ी दिक्कत है, हाँ एक बड़ी दिक्कत है, और ये बात आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए, नोट करके लिख लानी चाहिए कि बोक्स कंपाउंड को बोक्स कंपाउंड्स को उनके महत्व के आधार पर महत्व, और ये महत्व कैसे डिसाइड होता है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया के आधार पर ली चैटलियर और जॉन बॉम कहते हैं कुछ लोग, लेकिन नाम मैं टॉर्न बॉम लिख रहा हूं। कुछ लोग इन्हें जॉन बॉम कहते हैं। टॉर्न बॉम ने नया नाम दिया है, तो क्या नाम दिया है साहब, पहला कंपाउंड, इधर देखो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण, अंग्रेजी अल्फाबेट में सबसे महत्वपूर्ण अक्षर कौन है, तो ए, पहला अक्षर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, ए, तो इन्होंने क्या नाम दिया, कहा भाई ये पहला कंपाउंड, देखिए पहले कंपाउंड को नाम दिया एलाइट, एलाइट, एलाइट नाम दिया है साहब इन्होंने C3S को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड यही है। दूसरा जो इन्होंने दिया बेलाइट नाम दिया, क्या नाम दिया, बेलाइट, बेलाइट नाम दिया साहब C2S को, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए महत्वपूर्ण यही दो है। अच्छा तीसरी बात करो, तीसरा कंपाउंड सेलाइट, या इसी को कुछ लोग एल्यूमिनाइट बोलते हैं, और ये है किसका, C3A का। और अगला चौथा नाम फेलाइट, फेलाइट से मैंने कहा था फालतू याद रखना, फेलाइट, ये नाम दिया C4AF को, किसको नाम दिया, C4AF को, और ये चारों कंपाउंड्स को एक नया नाम दे दिया, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। तो ये इन्होंने स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया पर नाम दिए। अब यहीं पर एक नई कहानी जन्म ले लेती है, यहीं पर एक पूरी नई कहानी जन्म ले लेती है। आप कहेंगे सर नई कहानी जन्म लेती है मतलब क्या है, मैंने कहा साहब नई कहानी का मतलब यहां ये है कि एक नई पूरी कहानी नई जन्म लेती है। मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग इसे लिख लीजिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्रम से लिख लीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं। बोक्स कंपाउंड पर बड़ा इंपॉर्टेंट है बोक्स कंपाउंड आपके लिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ ट्रिक भी बताऊंगा, आपको टॉपिक भी बताऊंगा, ताकि आगे जब ये प्रश्न आए दोबारा तो इतना एक्सप्लेन ना करना पड़े। इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, ताकि कि सेम टॉपिक पर जब नेक्स्ट टाइप प्रश्न मिले तो हम जल्दी से टिक करके आगे चल सके, ठीक। और इस पूरे क्लास का सिनेरियो ही यही रखा था मैंने कि डिटेल डिस्क्रिप्शन लेंगे। अब डिटेल जितनी देर में आप समझ पाए उतना डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग लेते हुए चलेंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा हमने ये पूरा लेक्चर प्लान कर रखा है, ताकि आपकी थ्योरी भी थोड़ी बूस्ट हो और थोड़ा आप नॉलेज समझें कि किस स्तर के कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे हम लोग उन्हें टैकल करेंगे। अब साहब इधर देखिए, ये तो हमारे सामने ये चुनौती थी, हमने लिख लिया। अब अपने सामने नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात क्या है कि लाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट नाम दे दिए, लेकिन अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण वही जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है, कौन, C3S। तो इसके लिए हमने एक नया यहाँ एक कोड तैयार कर रखा है, वो कोड आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ABCD नहीं लिखूंगा, ABC फ्रॉड, आदमी, आम आदमी नहीं है भाई, फ्रॉड आदमी है जी, आदमी है। ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ABC फ्रॉड आदमी है। अब ये स्टेटमेंट इतना पर्याप्त है अपने आप में कि आप इसे, इससे पूरी कहानी समझ सकते हैं, इससे पूरी कहानी का सारांश लगा सकते हैं कि साहब क्या मतलब है इस पूरी कहानी का, इस पूरी कहानी का क्या मतलब है, आप इससे पूरा सारांश लगा सकते हैं। साहब ये पहला कंपाउंड A, दूसरा कंपाउंड B, तीसरा कंपाउंड C और चौथा कंपाउंड F, क्या है, दिस इज द F, ABC फ्रॉड आदमी है। अब साहब इन्हीं को हम लोग लेकर चलते हैं। याद रखिएगा सीमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जब कभी दो कंपाउंड पूछे जाए ना, इनका क्रम याद रखिएगा, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आपसे कभी फिर पूछा जाए कि भैया आप बताइए फॉल्स प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार कौन से कंपाउंड है, तो ये इन दोनों को बताइएगा, ये दोनों, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज,
अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी मतलब अवांछनीय गुण। हम सीमेंट को थोड़े चाहते हैं सेट हो ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है साहब, हमको कोई लेना देना है क्या इस बात से? नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सीमेंट सेट नहीं होगा तो हमारे सामने ये चुनौती है कि साहब सीमेंट सेट नहीं हुआ तो बड़ी चुनौती है कि हमको लगता है कि स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो सेट हो ना हो बस स्ट्रेंथ आ जाए। इसीलिए कभी आपसे अगर पूछा जाए ऐसा प्रश्न कि बताइए सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड कौन है, चारों नाम दिए हैं, कोई एक चुन सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है ए यानी एलाइट। एलाइट यानी कौन? एलाइट यानी कौन? C3S। दिस इज बी बेलाइट, C2S। दिस इज C, C3A सेलाइट या एल्यूमिनाइट। दिस इज C4AF। ये क्रम इनका याद रखिएगा। अब बात कर लो साहब कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट आपने नाम तो दे दिए, नाम भी बता दिया आपने इनका। क्या नाम दे दिया इसको? फेलाइट। इसका क्या नाम दे दिया? एल्यूमिनाइट या सेलाइट। इसकी बात करो बेलाइट, इसकी बात करो एलाइट। अब साहब इनकी और थोड़ी बहुत बात कर लो। परसेंटेज, क्वांटिटी, काम, दुनियादारी सब बात कर लो। हाँ, तो परसेंटेज क्वांटिटी की बात करनी हो तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज क्वांटिटी का क्रम यही है, परसेंटेज क्वांटिटी का क्रम भी यही है, ठीक। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपाउंड कौन सा है, तो आप इससे ये पूरा अनुमान लगा सकते हैं। अगर अभी तक मैंने जो पढ़ा है अगर उसे पूरा समराइजेशन में आप लेना चाहे तो समराइजेशन इसका आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एलाइट जो है इसके बारे में अगर बात करनी हो तो यहां लाइन खींच के लिख सकते हैं। क्या है? इनिशियल सेटिंग। दूसरा सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक। रेजिस्टेंस अगर चाहिए सल्फेट अटैक से तो इसे कम कर दीजिएगा, इसीलिए सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट में इसकी प्रतिशत मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होने देते, ठीक। दूसरी बात करिए, कितनी देर में बन जाता है? 24 आवर। कितना बनता है? 8 से 12%। काम क्या करता है ये लिख लिया आपने, बता दिया कि क्या काम करता है। दूसरी बात, हीट ऑफ हाइड्रेशन में टोटल वाली लिख रहा हूं 865 जूल पर ग्राम। एक रफ आइडिया आपको आपने पूरा लिख लिया इस कंपाउंड का। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। दूसरा, इस कंपाउंड की बात कर लो, इस कंपाउंड की बात कर लो। ये कंपाउंड क्या करता है? अरे मैंने उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया यहां। एक मिनट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बस बस गलती हो गई, यहां लिखना था, ठीक, यहां लिखना था, ठीक है, सेट हो गया। आइए यहां इस कंपाउंड पर बात कीजिए। हाँ, इस कंपाउंड पर, दिस इज द नेक्स्ट कंपाउंड। इस कंपाउंड की बात कीजिए। ये क्या करता है? फ्लैश सेट, फ्लैश सेट, लेकिन याद रखिएगा आफ्टर C3A, ठीक। दूसरी बात कर लो, और कोई काम है? नहीं, कोई काम नहीं है इसका। नेक्स्ट बात कर लो, और क्या करता है साहब ये? तो पता चला कि ये फेलाइट नाम का कंपाउंड जो है, हाँ, ये कंपाउंड अगर इसकी बात करो तो ये भी कितने देर के भीतर बनता है? 24 आवर्स। सबसे पहले यही सेट होता है, कितना बनता है? 6 से 10%, ठीक। नेक्स्ट बात कर लो, इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी यहां एक गलती हुई है मुझसे, ये ओहो सही लिखा है, यहां गलती नहीं है, यहां ठीक, यहां चले आइए। इतनी गर्मी है दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी यहां आइए। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहां साहब कि 865, इनका कितना होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन? 420 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। एक जनरल जानकारी इनकी यहां लिख लिया है, यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन पर चले आइए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, केमिकल रेजिस्टेंस, कितनी देर में बनता है? तो 1 ईयर। कितना परसेंट बनता है? 25 से 40%। हो गया भाई। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है? 260 जूल पर ग्राम, ये बनता है जूल पर ग्राम। नेक्स्ट बात कर लो इनकी, इनका काम क्या है? इनिशियल स्ट्रेंथ, इनकी बात करो साहब,
और क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में विलेयता के लिए, सॉल्युबिलिटी। इन वाटर, तीसरी बात करो साहब, और क्या करते हैं ये, नेक्स्ट बात करो, कितनी देर में बन जाता है, 7 डेज, कितना बनता है, 30 से 50%। और बात कर लो, हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम। एक जनरल जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब यहां ढेर सारे प्रश्न इन पर बनते हैं, आप जो प्रश्न का जवाब देना चाहें दे सकते हैं। अपना जो प्रश्न था साहब, अपना प्रश्न ये बड़ा सिंपल प्रश्न था, यहां पर है, बड़ा सिंपल प्रश्न था, यहां पर है कि भाई सीमेंट में अगर सल्फेट अटैक से बचने की क्षमता आप उत्पन्न करना चाहते हैं तो कौन से बुक्स कंपाउंड को कम करेंगे, तो हम C3A नाम के कंपाउंड को कम करते हैं, जिसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, सेलाइट या एल्यूमिनाइट। ठीक है भाई, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करते हैं, ये ज्यादा हो गया, फिर से नेक्स्ट लेक्चर अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेकिन इतना डिटेल अगले क्वेश्चन में नहीं देंगे हम, वो उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि सर टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, सो वी विल टॉक लेस, कम बात करेंगे लेकिन पूरी डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। यहां पर इतने ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, अगले प्रश्न में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।